बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.6 ये आपके स्क्रीन पर भी आ रही है और इसको हम इस वक्त दोबारा ज़रा एक रिव्यू कर लेंगे। इसमें हमने T2 यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हमने मालूम करना है। W2 वेट ऑफ सोल्यूट, जो बेंजोइक एसिड इसमें सोल्यूट है, इसके 12.5 ग्राम्स यूज़ हो रहे हैं और इसका हमने आगे इसी के आगे जो इसका मोलर मैस है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ। ये मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि ये मोलर मैस ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसीलिए हमने इसके साथ जो है वो 2 लगा दिया, W2 है ये। ठीक है, इसको आप लोगों ने मिस कैलकुलेट नहीं करना। इस तरह W1 जो मैस ऑफ सॉल्वेंट इसने दिया 110 ग्राम्स और सॉल्वेंट हमारे पास इसमें बेंजीन है। T1 जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन या प्योर सॉल्वेंट वो है 80.1 डिग्री। और इसके अलावा KB मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको भी इसने दिया हुआ, इसकी वैल्यू है 2.53। जो हमारे पास फार्मूला है कि M2 इज इक्वल टू KB डिवाइड बाई डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाई W2 और W1 इंटू 1000। इसमें जब हम ये सारी चीज़ें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आएगी 2.53 मल्टीप्लाइड विद 12.5 मल्टीप्लाइड विद 1000 डिवाइड बाई 122 फर्दर डिवाइड बाई 110। अब इसकी वैल्यू आ रही है 2.356। ये आ गया 2.356 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास सर जी फार्मूला है ऊपर 1000 आएगा ना, जी ऊपर 1000 आएगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये 1000 ये डेल्टा TB। अब फार्मूला हमारे पास है, ये बराबर होता है T2 माइनस T1। लिहाजा T2 किसके बराबर हो गए, डेल्टा TB प्लस T1। ठीक है जी, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि डेल्टा TB हमारे पास आ गया 2.536 और T1 जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये ऑलरेडी हमारे पास चूंकि गिवन है, ये है 80.1। सर 356 है 356। हाँ जी, मैंने गलत लिखा, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। 2.356। ठीक है जी, ये जो 2.356 इसमें जब हम 80.1 करेंगे ऐड 80.1 तो ये आ जाता जी इसका आंसर 82.45। और आपकी बुक पे इसका जो आंसर दिया हो 82.637 है। ठीक है, 82.46 हम लिखेंगे, 82.46 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये 80 है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा सारा स्क्रीन पे आ जाए, और आपने अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ज़रूर ले लें, अदरवाइज़ वीडियो में इंशाल्लाह ये सारा कुछ आ जाएगा, उस वक्त फिर आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये जी सारा डिस्प्ले हो गया आपके सामने। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको बाद में वीडियो में भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसमें एक एग्जाम्पल अब आ रही है, इसको एग्जाम्पल को एक नज़र जस्ट देख लेंगे क्योंकि मुझे आइडिया है अब, चूंकि आपको टॉपिक की समझ आ गई है इसलिए एग्जाम्पल आपके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। और यूजुअली हमारी क्लासरूम में यही रूटीन हुआ करती थी कि एग्जाम्पल्स में आपको कहता था कि आप खुद देख लें, लेकिन यहाँ पर हम एक नज़र इसको देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। If 4.5 grams of cholesterol is added to 100 centimeter cube of pure benzene at 5.5 degrees centigrade, the temperature rises to 6.07 degrees centigrade. The volume of solution becomes 121.5 centimeter cube। और साथ इसने इसकी डेंसिटी भी बताई हुई है 0.897 grams per centimeter cube। Calculate the molecular mass of cholesterol। कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि हमारे जिस्म में इसका होना ज़रूरी है, लेकिन एक ख़ास मिकदार में होना ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये प्रिकर्सर है कुछ विटामिन्स का हमारी बॉडी में, इससे कुछ ज़रूरी चीज़ें बनती हैं, लिहाजा इसका होना भी ज़रूरी है जी। जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, पहले इसने W2 बताया जी 4.5 ग्राम, ये क्या हो गया जी, ये वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। उसके बाद मैस ऑफ बेंजीन यानी W1 ये हमने मालूम करना है। जो मैस ऑफ सॉल्वेंट ये हमने बताना है कि ये कितना हमने लेना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इसने बताया, जो प्योर सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 ये 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जब आप इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये 6.07 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है जी, राइज हो गया है थोड़ा सा। KB फॉर बेंजीन 5.12, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 121.5 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन D
0.897 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये हमने मालूम करना है, D = m/v, और यहाँ से अपने मास ऑफ सोल्यूशन इसने निकाला 108.99 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम इसने इसमें से निकाला तो हमें W1 मिल गया। ठीक है बेटा, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, उससे हमने उसका मास मालूम किया। फिर इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के मास में से जब आप सोल्यूट का मास निकालेंगे तो आपको W1 मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट का मास है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है? T2 - T1, ये दोनों हमें दिए हुए। ठीक है, इनको इसने आपस में माइनस किया तो डेल्टा टी बी की वैल्यू आती है 0.57। इसके बाद इसमें इसने वैल्यूज पुट किए हुए, सारे वैल्यूज पुट किए हुए, तो M2 आ गया 386.86 ग्राम। ये इसका आंसर है। ठीक, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो ऊपर है, सिर्फ कैलकुलेशन में जो एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि सोल्यूशन का एक तो इसने डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी है, इस तरह हमें पूरे सोल्यूशन का मास मिल गया। उसमें से जब हम सोल्यूट का मास निकालेंगे तो हमें किस चीज़ का मास मिल जाता है? हमें सॉल्वेंट का मास मिलता है W1। और दूसरी बात कि डेल्टा टीबी निकालने के लिए जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से आपने निकाला बॉइलिंग पॉइंट आपकी जो प्योर सॉल्वेंट है, इनको निकाला तो आपको डेल्टा टीबी मिला। ठीक है जी, ये इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए इसको हम आगे चल। इसके बाद हम आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि जिस वक्त हम सोल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, उसकी सरफेस पर वेपर कम बनते हैं सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स भी जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो भी जगह घेर लेते हैं, जिसके नतीजे में ये निकलता है कि एक तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। दूसरा हमने कहा था क्योंकि वेपर कम बनते हैं, लिहाजा उसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने के लिए वेपर प्रेशर को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जिसके नतीजे में ये होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी तरह इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसको अगर आप ये इस ग्राफ से समझ लें, ये इसने ग्राफ प्लाट किया हुआ। ठीक है, एक चीज़ याद रखें कि बिलफर्ज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम पानी में चीनी मिला लें या नमक मिला लें और उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी जो सोल्यूट की वो टेम्परेचर के साथ साथ यूजुअली कम हो जाती है, नॉर्मली वो कम हो जाती है। तो ठंडा करने के साथ साथ जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। नतीजे ये निकलता है कि जब वो जो सोल्यूट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइज होता है और नीचे बैठना शुरू कर देता है। और जब लिक्विड फ्रीज होता है तो प्योर फॉर्म में होता है, उसके साथ उसका सोल्यूट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने जब क्रिस्टल बनाने हैं, उसने जब फ्रीज होना है तो उसने अपने मॉलिक्यूल्स के साथ ही। इसका मतलब कि जो उसका लिक्विड फेज होगा वो तो सोल्यूशन होगा, लेकिन जब वो सॉलिड में तब्दील हो जाएगा ठंडा करने से तो उस वक्त फिर वो प्योर सॉल्वेंट दोबारा हो जाता है। उसके अंदर नमक वगैरह कोई वो चीज़ शामिल नहीं होती। इसका एक्सपेरिमेंट आप इस तरह कर सकते हैं कि जिस वक्त आप पानी में कोई नमक या चीनी मिला लें और उसको फिर आप फ्रीजर में रख लें, यकीनन किसी मेटल के बर्तन में रख लें, क्योंकि शीशा आप रख लेंगे तो उसके ब्रेक होने का चांस होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, तो क्या होगा कि जब उसके ऊपर बर्फ की तह ऊपर जम जाएगी, उसको अगर आप निकालेंगे तो वो प्योर वाटर होगा। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर डाउन होने से जो सोल्यूट होता है वो क्रिस्टलाइज होता है और वो नीचे बैठ जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप उसका ऊपर से वो बर्फ हटाते जाएं, एक दफ़ा हटाएं, फिर फ्रीजर में रखें, फिर उसके ऊपर लेयर बनेगी बर्फ की, फिर उसको हटाएं, फिर उसको फ्रीजर में रखें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो जो उसमें आपने चीनी या नमक मिलाया था वो सारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाएगा। ये भी एक क्रिस्टलाइजेशन का एक तरीका है क्रिस्टलाइज करने का। ठीक है जी। जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ बहुत लो टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पर क्रिस्टलाइज करने का ये तरीका इख्तियार किया जाता है। अदरवाइज आपको पता है क्रिस्टलाइज करने का तरीका होता है एवापोरेट करते हैं, सॉल्वेंट को एवापोरेट कर लेते हैं तो नतीजा ये निकलता है पीछे जो सोल्यूशन रहता है उसमें चूंकि उसकी मिकदार कंसनट्रेशन बढ़ जाती है सोल्यूट की तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है, नीचे बैठना शुरू करता है। तो ठंडे इलाकों में ये बिल्कुल इसका उलट तरीका है कि सॉल्वेंट को ही हमने निकालना है लेकिन फ्रीज करके निकालना है, एवापोरेट करके नहीं निकालना। तो यहाँ पर इस ग्राफ में भी आप देख लें, मैं ये रेड कलर से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जो ऊपर वाला जो इसमें है ग्राफ है ये वाला, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ठीक है जी। ये मैंने फिलहाल सिर्फ हाईलाइट करने के लिए आपको बताया। ये जाहिर करता है जो सोल्यूशन है, सॉरी जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है जी, उसको ये जाहिर करता है कि उसका जो ग्राफ इस तरह बनेगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे, नीचे देखें टेम्परेचर आप कम करते जाएंगे
ठीक है जी। तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ ये ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा। आप एक्स एक्सिस पे देखें जी, वेपर प्रेशर है। जब टेम्परेचर हाई था, ठीक है, टेम्परेचर हाई था तो वेपर प्रेशर भी हाई था। ये चीज़ कॉरस्पॉन्ड करती है। जो आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, इस तरफ आप आते जाएंगे, ऐसे इसके साथ साथ जो इसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। जहाँ पर एक कर्व आ जाएगी, जहाँ पर इस कर्व में ये जो आएगा, हम कह सकते हैं कि इसमें एकदम ये कर्व चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका कहलाएगा, ये टेम्परेचर इसका कहलाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ये इसका वेपर प्रेशर इधर होगा। ठीक है जी। ये जितनी चीज़ें मैंने इस पे लिखी हैं ये मैं ज़रा मिटा देता हूँ, ताकि मैं आपको सॉल्वेंट, जब हम इसके अंदर सल्यूट डाल देते हैं, सॉल्वेंट के अंदर यानी हम सोल्यूशन बना देते हैं, तो उस वक्त क्या होगा। अब जब आप इसके अंदर सल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, आप देखें एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, तो डेफिनेटली जब आप इसमें सल्यूट डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी वेपर प्रेशर कम होगा, ये होगा। ठीक है, तो हर टेम्परेचर पे यही होगा। किसी भी टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए वो ऊपर होगा, जबकि जो सोल्यूशन है, क्योंकि आपने उसमें सल्यूट डाल दिया, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये हिस्सा कर्व का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने ग्रीन के साथ साथ हाईलाइट किया, ठीक है जी, ये किसका, ये प्योर सॉल्वेंट का है। इसमें आप देखें जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो इसमें ये ब्रेक इसमें कर्व में यहाँ पर आ गई थी, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, लेकिन जब ये सोल्यूशन फॉर्म में आ गया तो ये ब्रेक इसकी यहाँ पर आ गई। अब इससे आगे फिर ये प्योर सॉल्वेंट होगा, तो इसका ना अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T2 हो गया। और आप देख लें जो इसका, चूंकि वेपर प्रेशर लोअर होता है इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट T1 था और अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट, पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट T1 था और अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट T2 हो गया। ठीक है, ये सारा मैं दोबारा इसको मिटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। जी बच्चों, ये समझ आ गई है ये बात कि कैसे हमने इसको ग्राफ को प्लॉट किया। और इसमें दोनों सूरतों में जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी कर्व एक ही रहेगी, क्योंकि अगर वो प्योर सॉल्वेंट है तो फिर तो वही कर्व है, लेकिन अगर वो सोल्यूशन की फॉर्म में है तो जब वो फ्रीज होगा तो उस वक्त प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट जो है अलग क्रिस्टलाइज होगा। ओके, अब यहाँ पर भी यही चीज है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, उसको हम डेल्टा TF लिख लेते हैं, और ये डेल्टा TF किसके बराबर है? T1 माइनस T2। ठीक है, आपकी बुक पे दिया हुआ ये। ओके ओके, अब ये जो डेल्टा TF है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, यकीनन ये भी किस पे डिपेंड करता है जी? ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स पे, चूंकि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितने सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, दूसरे अल्फाज में जितने उसके मोल ज्यादा होंगे, उतने इसके सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, उतना उसमें फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और इसके लिए उसने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया वो KF। ठीक है जी, ये जो है KF इसका मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। फिलहाल हम मोलल की बात नहीं करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और अगर आप M को 1 रखेंगे, यानी जो मोलैलिटी है सोल्यूशन की, अगर आप 1 मोल अपने 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया हुआ, तो फिर ये जो इक्वेशन है इसमें ये क्या बनेगी कि डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF। क्यों? क्योंकि M इज इक्वल टू 1। लिहाजा यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इट इज the depression in freezing point, decrease in freezing point of a 1 molar solution। यानी जब आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाया, दूसरे अल्फाज में जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो जाएगा, जितना उसमें डिप्रेशन आएगा, जितनी इसमें कमी आ जाएगी, दैट विल बी द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है जी, और इसी को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। जबकि आपको याद है कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते थे। ये दोनों टर्म्स याद रखनी है कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, जबकि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सारी बातें? यही डिटेल इसने नीचे दी हुई है, इसमें जो इसने तफसील लिखी हुई है इसमें यही डिटेल है। अब ये बताता है कि अगर हमारे पास एक जो सोल्यूशन है, इसमें अगेन कि वेट ऑफ सॉल्वेंट वो W1 है, वेट ऑफ सोल्यूट वो W2 है। ठीक है, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है जो सोल्यूट का वो
M2 है। तो अगर हम ये सारी चीजें ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है जी। मोलैलिटी, क्योंकि हमें पता है कि मोलैलिटी किसके बराबर होता है, ये मोलैलिटी का फार्मूला इसने यहाँ पर लिखा हुआ, मोलैलिटी का फार्मूला एम मोलैलिटी हो गई है। मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मैस एब्सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस एब्सोल्यूट, ठीक है जी। मैस एब्सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मैस एब्सोल्यूट, दूसरे अल्फाज में नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट हो गया ये, ठीक है। डिवाइड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट, चूंकि इन केजी होता है लेकिन हम यहाँ पर चूंकि ग्राम्स में काम करते हैं इसलिए हमने ऊपर 1000 लिख दिया, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हमने क्या किया, वही काम जो हमने कल किया था, मैं यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा कि मोलैलिटी इट इज इक्वल टू मोल्स एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की कितनी केजी है, और केजी ऑफ सॉल्वेंट की बजाय अगर आप ग्राम्स दे लेंगे तो फिर ये फार्मूला क्या बनेगा, मोल्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय केजी ऑफ, बल्कि केजी नहीं लिखते हम यहाँ पर, हम लिखेंगे ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। और ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे बनता है, केजी को हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है जी। और मोल्स एब्सोल्यूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स एब्सोल्यूट की जगह हम लिखेंगे मैस एब्सोल्यूट यानी W2 डिवाइड बाय मोलर मैस एब्सोल्यूट यानी M2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट यानी मैस ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम कहेंगे जी W1, ठीक है। यही चीज यहाँ पर इसने फार्मूले में लिख ली है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, ये यहाँ पर इसने जो क्लियर हो गई जी बात इसकी, ओके। इसके बाद हम आते हैं कि ये डेल्टा टी एफ, ये चूंकि इक्वल टू है डेल्टा टी एफ, यहाँ पर इसने फार्मूले दोबारा नहीं लिखे, मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलैलिटी, और मोलैलिटी की है आपने, इसने यहाँ पर मोलैलिटी की चीजें ये के एफ के साथ लिखी हुई, और यहाँ से इसने रीअरेंज करके इसका मोलर मैस निकाला और ये फार्मूला बन गया, मोलर मैस M2 इट इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। और इसको आप फिर एक दफा जरा जहन में रखें कि जो आसान तरीका इसका याद रखने का वो क्या है कि M2 इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू WT ओवर W1 इंटू 1000। नॉर्मली अगर हम इसको आसानी से याद रखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W2 ओवर W1 इंटू 1000। ये इसका जरा आसानी से याद रहे, ठीक है। ये अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 10.14, इसमें भी यही कुछ इसने किया हुआ है। इन लार्ज क्वांटिटीज द निकोटीन इज डेडली पॉइजनस। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मिकदार में हो, वो खाने पीने की भी चीज क्यों ना हो, ठीक है, तो वो पॉइजनस ही हो जाती है अगर ज्यादा मिकदार में खा लें। तो यकीनन निकोटीन एक ऐसी चीज है कि अगर निस्बतन ज्यादा क्वांटिटी में चली जाए तो यकीनन वो डेडली पॉइजनस होती है, इतनी पॉइजनस होती है कि उसे डेथ हो सकती है। If 3.62 grams of nicotine is added in 73.4 grams of pure water, ठीक है, अगर 4 ग्राम प्योर वाटर में हम 73.4 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट, इसके अंदर हम 3.62 ग्राम निकोटीन ऐड कर लें, यानी हम इसका सोल्यूशन बना लें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज -0.563 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा जरा यहाँ पर एक चीज ख्याल रखें, जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट आपका वो क्या है, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसमें कितना फर्क पड़ गया, -0.563 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही इसका डेल्टा टी एफ हो गई, ये चेंज भी हो गई, क्यों, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी है ये टी एफ, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी T2 भी यही है और डेल्टा टी एफ भी यही है, क्यों, क्योंकि जब हम 0 में से ये माइनस करेंगे तो आंसर भी यही आएगा, ओके। थोड़ा सा जरा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट याद यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कंफ्यूजन ना हो कि डेल्टा टी एफ, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T1 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो जब हम 0, क्योंकि वाटर का 0 है,
माइनस और आगे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सोल्यूशन का 0.563 करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 0.563 हो जाएगा। इसका जरा ख्याल रखना, ये जो डिप्रेशन है ये इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखें नीचे भी इसने यही काम किया हुआ, बल्कि ठीक है, इसने यहाँ पर ही कैलकुलेट किया, मैंने इसको देखा नहीं था। अब इसने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट किए इस फार्मूले में, m2 इज इक्वल टू kf इंटू w2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा tf इंटू w1। इसमें जब इसने ये चीजें पुट की तो m2 इसका मोलर मास आ गया 162.93 ग्राम्स पर मोल। क्लियर हो गई जी? यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो बता दें। अब हम आते हैं सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.8 पर। Vitamin K1 is a substance found in green leafy vegetables। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनमें विटामिन K1 होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताने के लिए कि विटामिन K1 का सोर्स क्या है। ओके, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.8 इसका पार्ट 1। ओके, इट इज नीडेड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एक फैक्टर होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग में अगर कोई जख्मी हो जाए या फॉर एग्जाम्पल कोई सर्जरी के वक्त उसको कट देना पड़ता है तो उस वक्त जो ब्लड क्लॉटिंग में एक फैक्टर की ज़रूरत होती है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए या ये ज़रूरत है, इसकी बॉडी को ज़रूरत है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है इसे। इसका मतलब है कि विटामिन के जो है विटामिन K1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अ सोल्यूशन ऑफ 55.8 मिलीग्राम ऑफ विटामिन K1। अब इसका मतलब ये हमारे पास W2 आ गया। ठीक है, इसमें कितना है 55.8 मिलीग्राम। फिर हम देख लेंगे अगर हमें इसको किसी और चीज़ किसी और यूनिट में जरूरत चेंज करनी पड़ी तो हम इसको कर लेंगे। इन 1.048 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इन W1, ये 1.048 ग्राम्स बेंजीन है हमारे पास और ये हम यहाँ पर लिख लेंगे ये C6H6 है, ताकि अगर हमें इसका मोलर मास वगैरह जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। और मिलीग्राम को ग्राम में हम लिहाजा यहाँ पर भी कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 0.0558। ठीक है, 1000 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, मिलीग्राम ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 5.455 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी जो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है इसको हम T1 कहेंगे। ये किसके बराबर है जी? ये इसने दिया हुआ 5.455 डिग्री सेंटीग्रेड। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4.850। अब जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बन गया T2 वो हो गया 4.850 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये डेटा है सारा। और साथ से KF फॉर बेंजीन बताया 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड। KF मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वो इसने बता दिया, या जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहेंगे वो इसने बता दिया जी, वो है 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। जैसे पता है 1 मोल के लिए ये होता है। ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विटामिन K1, यानी हमने M2 मालूम करना है। ठीक है, सीधा सीधा इसमें फार्मूला लगना है। ये डेटा को फिर हम एक दफा देख लेते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ 0.0558 ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1.048, साथ इसने बताया कि बेंजीन है। ठीक है जी, T1 हमारे पास 5.455 यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो 5.455 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो T2 है वो 4.850 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे यहाँ से हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं और KF है 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। पहले तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि हम इसमें से निकालेंगे डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया। तो हम इसमें 5.455 माइनस 4.850 करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 5.455 माइनस 4.850। ठीक है जी, ये आ गया इसमें 0.605 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है जी? M2 इज इक्वल टू KF डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W2 ओवर W1 ओवर W1 इंटू 1000। ठीक है जी, इसमें सारी चीज़ें पुट करें। KF की वैल्यू इसने ऑलरेडी हमें बताई हुई है, वो है 5.12
मल्टीप्लाई बाई W2 हमारे पास दिया हुआ W2 की वैल्यू हमारे पास है जी 0.0558 0.0558 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से और डिवाइड करेंगे डेल्टा T2 हमने डेल्टा TF हमने निकाला है 0.605 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको W1 से। W1 हमारे पास गिवन है, जो सॉल्वेंट का वेट है वो है 1.048 ग्राम्स 1.048। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.12 multiplied with 0.0558 multiplied with 1000 divided by 0.605 further divided by 1.048। ये इसका आंसर आ गया जी 450.59 और इत्तेफाक से कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही आज एक्यूरेट आ गया 450.596। ठीक है, एग्जैक्टली यही आ गया जो आपकी बुक में दिया हुआ, इसने कैलकुलेट किया हुआ, ये इसका आंसर आ गया। मैं इसको पूरी स्क्रीन पे लाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज वीडियो में भी इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर है? क्लियर है तो हैंड रेज कर लें जी। गुड। नंबर 2, इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू ऑटोमोबाइल रेडिएटर टू प्रिवेंट कूलिंग वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। ठीक है जी, ये इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको हम हमारे यहाँ इसको कूलेंट कहते हैं, वैसे इसको हम एंटी फ्रीज कहते हैं। ये इथाइलिन ग्लाइकोल वो जो ग्रीन कलर का होता है, वो जब हम ऐड कर लेते हैं, चूंकि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और वो हम सॉल्वेंट वाटर में ऐड करते हैं, वाटर के साथ उसका सोल्यूशन बनाया हुआ होता है और यूजुअली वो बना बनाया सोल्यूशन होता है, उसको मजीद वाटर में ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी उन्होंने बेहतरीन रेशो बनाया हुआ होता है। तो ये बेहतर है कि गाड़ी में अगर कूलेंट डालना तो फिर वो प्योर फॉर्म में डाल दिया जाए, जबकि हमारे यहाँ रूटीन होती है कि थोड़ा सा वो डाल देते हैं, बाकी पानी होता है। क्योंकि हमारे मुल्क का जो टेम्परेचर है ये बहुत ही, हम वो कहते हैं इसको एक्सट्रीम नहीं है, न यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है न यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर, जितनी हमें गर्मी चाहिए होती है फसलों और फलों के पकने के लिए, अल्लाह ताला उतनी गर्मी भी दे देता है और सर्दी भी उतनी होती है जितनी हमारी ज़रूरत। अदरवाइज होता है कि जो हार्श कंट्री है जैसे कनाडा, ऑलमोस्ट पूरा साल ही नेगेटिव टेम्परेचर रहता है, खासतौर पर जो उसके नॉर्थ एरिया से बर्फ़ से ढका रहता है हर वक्त। तो वहाँ तो जाहिर सी पता गाड़ियों का जो ये कूलेंट है फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर उसमें जब हम डालते हैं एंटी फ्रीज तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। यानी अगर उसने वाटर ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होना था तो ये कूलेंट ऐड करने की वजह से एंटी फ्रीज या इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, तो वो कुछ -4, 5, 10 तक वो फ्रीज नहीं होता। लेकिन वहाँ पर उससे भी काम नहीं चलता, जिसकी वजह से फिर उनको गाड़ियों को प्लग इन करके रखना पड़ता है ताकि वो गर्म रहें। इसी तरह चूंकि ये जो सल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, वाटर में जब हम ग्लाइकोल डालेंगे तो ये सिर्फ उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब गर्म इलाकों में वो पानी को जल्दी एवोपरेट होने से बचाता है, जबकि ठंडे इलाकों में पानी को जल्दी फ्रीज होने से बचा लेता है। ये इसके बुनियादी तौर पर दोनों काम करता है, गर्म इलाकों के लिए भी और ठंडे। इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू ऑटोमोबाइल रेडिएटर टू प्रिवेंट कूलिंग वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन। यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब सोल्यूशन का हमने मालूम करना है, इसका मतलब हमने T2 मालूम करना। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन दैट कंटेन्स 2 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल W2, 2 ग्राम्स है हमारे पास, इन 5 किलोग्राम ऑफ वाटर W1, 5 kg का मतलब वो 5000 ग्राम्स, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीजें ग्राम में ले लेते हैं। ठीक है जी, और KF इसने दिया हुआ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसने बताया वो 1.86 KF 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल, यूनिट इसका यकीन एक ही रहेगा। आल्सो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ये कहता है जी, बॉइलिंग पॉइंट भी मालूम करें। यानी दोनों यहाँ पर इसने अप्लाई करने हैं, यानी T2, और इसको मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में कि हमने इसका जनाब बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है सोल्यूशन का, और इसके लिए इसने हमें KB भी दिया हुआ, और KB की वैल्यू इसने दी है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये बेसिकली दो है। एक पार्ट में हमने
जो फार्मूला लगाना है वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का लगाना है, और दूसरे पार्ट में हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का लगाना है। फार्मूला आपको पता है सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, एक में हम लिखते हैं उसकी जगह के बी और दूसरे में हम लिखेंगे के एफ। एक में हम डेल्टा टी एफ लिखते हैं, दूसरे में हम के एफ लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है M2 इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है जी, के एफ की वैल्यू पहले हम इसमें लगा देते हैं। के एफ की वैल्यू 1.86 है, 1.86 है, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये हम डेफिनेटली मालूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका जो मोलर मास है इथाइलिन ग्लाइकोल का वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं साइड पे उसको करता हूँ। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O, C2H6O, इट विल बी इक्वल टू 12 दूनी 24 जमा 6 जमा 16। कितने हो गए जी? 6 6 12 और 4 16 हो गए। एक और एक 2 2 और 2 4, 46 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसको दोबारा वेरीफाई करते हैं। 6 6 12 और 4 16, एक बच गया, 2 और एक 3 3 और 4। ठीक है, 46 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब यहाँ पर M2 की वैल्यू हमें दी हुई है। दी हुई क्या है हम खुद मालूम कर सकते हैं। इसको 46 हम कर लेंगे और डेल्टा टी एफ हमें यहाँ से मालूम कर लेंगे। इंटू W2 हमें दिया हुआ था, और W2 की वैल्यू थी 2 किलोग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। मेरी चूंकि एनक पहनी हुई है तो इसको मैंने गलती से 2 ग्राम लिख दिया। ये 2 ग्राम नहीं है, 2 किलोग्राम है, और ये कितना हो जाएगा जी? 2000 ग्राम हो जाएगा। 2000 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है जी, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाएगा जी? 1.86 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ हमने इधर लिया है, ये आ गया 46 मल्टीप्लाई बाई 2000 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये और ये कट जाएगा इसमें। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनती है। 1.86 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई 46 फर्दर डिवाइड बाई 5। ये इसकी वैल्यू आ गई है जी 16.17। 16.17 डिग्री सेंटीग्रेड कि डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है जी? डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो T2 को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा T2, इट विल बी इक्वल टू T1 माइनस डेल्टा टी एफ। ठीक है जी, ये T1 कितना है हमारे पास? T1 की वैल्यू हमें पता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 है, माइनस 16.17, तो ये हो जाएगा माइनस 16.17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका एक आंसर आ गया। आपकी बुक पे इसका माइनस 11.99 इसने निकाला हुआ, तो मुझे थोड़ा सा कोई डाउट है कि कहीं पर हमने कोई वैल्यू गलत लिखी है कि एफ 1.86 ही दिया हुआ। डेल्टा टी एफ मैं इसको फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ, और इसका जो हमने ग्लाइकोल का निकाला 12 दूनी 24, 24 और 6, ओ सॉरी ऑक्सीजन 2 है, O2, रियली सॉरी। इसको ठीक कर लेते हैं। ऑक्सीजन मालिक्यूल 2 है, इसका मतलब यहाँ पर ये 16 की बजाय 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा गलत आ गया था 32। और जब हम इसको ऐड कर लेंगे 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये आ जाता है 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। 46 की जगह हम इसको 62 लिख लेते हैं। तो यकीनन ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जो हमने नीचे वैल्यू लिखी है ये चेंज हो जाएगी सारी। ओके, 1.86 multiplied with 2 multiplied with 1000 divided by 62 further divided by 5, ये आ गया 12। अब ठीक आ गया। ठीक है, और जब हम यहाँ पर 12 करेंगे तो ये -12 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा।
ये एक आंसर आ गया। अब इसी का दूसरा जब हम कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इसका मालूम कर लेंगे आप जिस सोल्यूशन, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे कि m2 इज इक्वल टू के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई विद 1000। ठीक है, लिहाजा डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा जी, हम कहेंगे जी के बी डिवाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड विद W2 ओवर W1 मल्टीप्लाइड विद 1000। ठीक है जी, और के बी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट 0.52 दिया हुआ, 0.52। m2 हमने कैलकुलेट किया था 62 मल्टीप्लाई विद W2 हमारे पास वेट दिया हुआ था इसका 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम डिवाइड बाई सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ था 5000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है जी, ये 3 0 आपस में कट जाएंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.52 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 1000 डिवाइड बाई 62 फर्दर डिवाइड बाई 5। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.355 हम लिख लेते हैं 3.355 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब चूंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगी जी, वो हमारे पास आएगी डेल्टा टी बी। एलिवेशन चूंकि ये इंक्रीज है तो इसको हम लिखेंगे T2 माइनस T1। ये हमारे पास चूंकि हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी, जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, लिहाजा T2 यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस T1। एलिवेशन ये इंक्रीज होता है लिहाजा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी बी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 3.355 प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है कि ये 100 है, लिहाजा जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा 103.355 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर आ गया और आपकी बुक पे इसके 103.35 दिया हुआ। ठीक ठीक है बेटा, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है सारी कि एक दफ़ा मैं इसको छोटा करके पूरी स्क्रीन पे लाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको फिर बाद में वीडियो में भी इकट्ठे देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। जी, ये इसमें पूरा आ गया ये। और इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है ये यहाँ पे पूरा आ गया। ये चीज़ ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। इट इज नॉन वोलेटाइल इन कैरेक्टर एंड कंप्लीटली मिसेबल विद वाटर, यानी वाटर के साथ बिल्कुल 100% मिक्स हो जाता है। कंप्लीटली मिसेबल मींस जिस रेशो में आप चाहें इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इट not only lowers the freezing point but also raises the boiling point. In winter, it protects the car by preventing the liquid from freezing, whereas the hot summer, it protects the radiator from overheating. ये वही दो बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है कि इसको ऐड करने से चूंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो एक खास टेम्परेचर तक या बहुत ज़्यादा पानी को जल्दी एवोपरेट होने से बचाता है, इस तरह बहुत जल्दी उसको फ्रीज होने से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ए फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर use in an ice cream machine. For this purpose, sodium chloride and NaNO3 is used to lower melting point of the ice. इस तरह पानी में जब ये सोडियम क्लोराइड NaNO3 आप देखें इसका जो इम्पैक्ट होगा वो 4 गुना बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका एक एक पार्टिकल दो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। सोडियम क्लोराइड से एक सोडियम आयन बनेगा, एक क्लोराइड आयन बनेगा। इस तरह सोडियम नाइट्रेट से एक सोडियम आयन बनेगा और एक नाइट्रेट आयन बनेगा। दो में से कोई एक चीज पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट डबल होगा। जब आप 1 मोल सोल्यूट मिला लेंगे तो वो 2 मोल पार्टिकल बनाएगा, आयंस उसमें डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी जो फ्रीजिंग पॉइंट जब डिप्रेस हो जाता है तो वो जो बर्फ जब जमी हुई हालत में होती है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 के मुकाबले में बहुत नीचे होता है। तो ये जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, जो साइकिलों पे बेच रहे होते हैं या जो कंपनी ने दिए हुए होते हैं उनको एक खास वो बॉक्सेस,
तो उसमें बेसिकली यही फ्रीजिंग मिक्सचर अंदर होता है। अगर वो आम आइस उसमें ले लेंगे तो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, जबकि फ्रीजिंग मिक्सचर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो इसके बढ़ने में ज़रा टाइम लगता है। इस तरह वो तो ऑलमोस्ट पूरा दिन निकाल लेता है, वो ठंडा रख लेता है आइसक्रीम को। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन यहाँ पर इसने बताई है। एक तो गाड़ियों में जो हम एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं, दूसरा जो हम फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं आइसक्रीम मशीन्स के लिए। ओके, do you know ice on frozen roads and sidewalks melts when sprinkled with salt such as NaCl and calcium chloride? This is because it depresses the freezing point of the water. जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, जब कोहरा जमता है सड़कों के ऊपर जारी उस पर, तो फिर गाड़ियां बहुत ज्यादा स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो नमक छिड़कते हैं रोड्स के ऊपर, थोड़ा सा उसको बारीक बारीक किया हुआ होता है। मुझे याद है, मैं चूंकि खुद भी श्रीनगर का रहने वाला हूँ, तो वहां पर शदीद सर्दियों में जब कोहरा जमता था सड़कों के ऊपर, तो वो फिर ट्रकों में वो नमक की बोरियां लाते थे और उनको उलटते जाते थे सड़कों के ऊपर। उससे क्या होता था, वो जब पानी के साथ मिक्स हो जाता था वो नमक, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री होता था, फिर उस पानी को जम जाना चाहिए, बर्फ में तब्दील होना चाहिए। तो जब वो फ्रीजिंग मिक्सचर में कन्वर्ट होता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, लेट हम करते हैं, वो -5 तक चला गया। तो अगर वहां पर टेम्परेचर -3 है तो वो मोल्टन फॉर्म में होगा। इस तरह वो मेल्ट होता है और वो जो स्लिपरी रोड होती है, शीशे की तरह बनी होती है, वो मेल्ट हो जाती है फौरन। तो ये इसकी जो मुख्तलिफ दिए हुए हैं इसने जो एप्लीकेशन दी हुई है। आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको काइंडली मुझे उस पर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो कल हम सबसे पहले फिर उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।